जय हिंद साथियों, डेली करंट अफेयर न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम 14 अक्टूबर की न्यूज़ का रिवीजन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किस अभिनेत्री को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया? दीपिका पादुकोण को ऐसा किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने संबंधी विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य, भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो बना है केरल। अक्टूबर 2025 में नई दिल्ली से रूस कलमिकिया भेजे जा रहे भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष मूल रूप से उत्तर प्रदेश के किन प्राचीन स्थल से उत्खनन किए गए हैं? पढ़वा से। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 मनाया गया 13 अक्टूबर को। आपदा, इसका थीम थी आपदा नहीं फंड करें। पांचवा क्वेश्चन है, गोबी रेगिस्तान दुनिया का पहला मॉडल टावर सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र किस देश ने शुरू किया है? तो चीन ने शुरू किया है। अक्टूबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप में 50-50 मैच खेलने वाले भारतीय तेज गेंदबाज बने हैं जसप्रीत बुमराह। भारत का पहला पूर्णतया सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर बनेरहट्टा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 1250 रुपये प्रदान करने के लिए राज्य सरकार में अरुणोदयी 3.0 योजना शुरू की आसाम ने। अक्टूबर 2025 में किस देश ने सुरक्षा को वायु रक्षा प्रणाली मजबूत करने के लिए टी डोम नामक जो एयर डिफेंस सिस्टम है किसका? ताइवान का है। अक्टूबर 2025 से मॉडल यूनाइटेड नेशंस की तर्ज पर स्कूलों में ग्राम सभा की प्रक्रिया को प्रस्तुत करने के लिए केंद्र सरकार ने किस पहल को शुरू किया? मॉडल यूथ ग्राम सभा। यानी जैसे राष्ट्र में चल रहा है मॉडल यूनाइटेड नेशंस, ऐसे ग्राम स्तर पर चलेगा मॉडल यूथ ग्राम सभा। अंतर्राष्ट्रीय पल्पर फेयर 2025 का आयोजन पणजी गोवा में किया जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसकी थीम देख सकते हैं, समावेश, प्रतिभा, सशक्तिकरण का उत्सव। शत्रु ड्रोन का वास्तविक समय पता लगा कर उन्हें नष्ट करने के लिए स्वदेशी काउंटर अनमाइंड एरियल सिस्टम ग्रेड लॉन्च किया सक्षम। ये जो है किसने लॉन्च किया? जो भारतीय सेना ने लॉन्च किया सक्षम। जो शत्रु के ड्रोन आ रहे होते हैं तो उनको इंटरसेप्ट करेगा, काउंटर करेगा, फिर उनको काउंटर करने में डिस्ट्रॉय कर देगा वहीं पे। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की कृषि आधारशिला को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 अक्टूबर 2025 को किस योजना को शुरू किया है? तो ये शुरू किया है प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना। किसको? प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना को शुरू किया है। प्रधानमंत्री धन धान योजना, इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 25-26 में की गई थी। उद्घाटन 12 अक्टूबर 2025 को। ये तिथि पूछ लेता है कि किस दिन इसका उद्घाटन हुआ, तो उद्देश्य था खेती के तरीकों में आधुनिक बनाना, किसानों को वित्तीय सुरक्षा देना। इसके लिए बजट 24,000 करोड़, बहुत अच्छा खासा बजट दिया गया है और अच्छी खासी योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी भी जाएगी पेपर में। ये दालों में आत्मनिर्भरता मिशन, उद्घाटन 12 अक्टूबर 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। उद्देश्य भारत में दाल आयात पर निर्भरता को कम करना है। क्या ना कि हम दालों की जो आयात है उससे बहुत ज़्यादा डिपेंड है, तो उसको कम करने के लिए यहाँ दालों का प्रोडक्शन ही भारत में बहुत ज़्यादा, खपत ही बहुत ज़्यादा है। तो हमें खपत के लिए बहुत बार हमें बाहर से मंगानी पड़ती हैं चीज़ें, दालों को। तो उनको ना मंगा के हम यहीं पर उनके उत्पादन को बढ़ाएं, इसके लिए ये मिशन चलाया गया, दालों में आत्मनिर्भरता मिशन। यानी हम जितनी हमारी खपत है तो हम उसका उतना उत्पादन यहीं कर सकें अपने ही देश में। इसके लिए दिया गया बजट 11,440 करोड़। यह मिशन 2030 से 31 तक 2050 टन दाल का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया। देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके पेपर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। इसे मिस बिल्कुल मत करिएगा, बहुत पूछा ही जाना है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और आते ही हैं, आएंगे ही। दालों से तो संबंधित क्वेश्चन बहुत परीक्षा पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं कि बताओ कौन सा दाल की जड़ों में वो बैक्टीरिया होता है और सबसे ज़्यादा दालों का उत्पादन कौन सा दाल करता है, तो अरहर का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं भाई, ये तो पढ़ना है आपको। केंद्र की प्रमुख योजनाएं देख लीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटीकरण संरक्षण के लिए जून 2025 में कैसे लॉन्च किया है? तो ज्ञान भारतम मिशन। देखो ये क्या है ज्ञान भारतम मिशन? जो हमारी
प्राचीन पांडुलिपियाँ हैं, ठीक है, पांडुलिपि हैं जो हमारे प्राचीन, तो उनको हम अब डिजिटलीकरण कर दिया कि हर व्यक्ति तक उसकी पहुंच हो गई। आप नेट पर डालो, आप गीता डालो, रामायण डालो, ठीक है, और वेदों का डालो, ऋग्वेद यजुर्वेद डालो, निकल के आ जाएंगे, आप उनको पढ़ सकते हो। तो इनका क्या किया है, डिजिटलीकरण कर दिया गया है कि हर व्यक्ति तक इसकी क्या हो, पहुँच हो सके, हर व्यक्ति तक ये चीज़ें पहुँचें। और ये बहुत अच्छी चीज़ भी सरकार की है कि अगर किसी को अध्यात्म से जुड़ना है तो अब उसके लिए किताब हर जगह अवेलेबल तो होती नहीं है कि बुक स्टॉल बहुत कम रेलवे स्टेशन में मिलती हैं, कहीं बहुत ठीक ठाक जगह मिलती हैं। अब उसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अपना नेट से खोलो, अपना पढ़ो। और आगे देखते हैं, केंद्रीय बजट 2025-26 में भारतीय भाषाओं को डिजिटल पुस्तक पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना। अब जो भारतीय भाषाओं में डिजिटल पाठ्य पुस्तकें क्या है ना, जो पुस्तकें हमारी हैं तब उनको भी आप डिजिटलीकरण कर दिया गया, जो हमारी पुस्तकें हैं तो उसके लिए योजना शुरू की कि भारतीय भाषा पुस्तक योजना। जैसे अब आपको पुस्तकें पढ़ना है, कोई अच्छा नॉवेल पढ़ना है, कोई अब आप ग्रेजुएशन में हो या आप इंटर में हो, अब आपको बुक पढ़नी हो और आपके पास पैसे नहीं है तो आपके पास फ़ोन है तो आप डालो और अपना डाल के निकाल सकते हो उससे। जून 2025 में भारत द्वारा शुरू किए गए अब तक के सबसे बड़े जनजातीय सशक्तिकरण अभियान का नाम क्या है? धरती आबा जन भागीदारी अभियान, यानी जनजाति सशक्तिकरण अभियान। ये इसका मतलब क्या होता है कि वो जनजातियाँ हमारी हैं, आज भी पिछड़ी हैं, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से वंचित हैं, तो इनका सशक्तिकरण करना, इनको हमें सपोर्ट करना, इनको हमें सही रास्ता दिखाना। सरकार के तहत इसके तहत जब कोई फंड दिया जाएगा, जब योजनाएं शुरू की जाएंगी तो ये बहुत बड़ी जनजाति योजना है, क्योंकि हमारे हर राज्य में जनजातियां हैं और जनजातियां सबसे पीछे हैं। सबसे पीछे एसटी में आती हैं लोग। इतने कुछ जनजातियां तो ऐसी भी हैं कि इन्हें अभी तक पूरी तरीके से ज्ञान ही नहीं हो पाया है कि यार हम रहते कहाँ हैं, किस देश के निवासी हैं, क्या है, हमारी क्या अधिकार हैं, हमारी क्या राइट्स हैं। तो उसके लिए योजना शुरू की गई, धरती आबा जन भागीदारी अभियान, कि सभी लोगों, पूरी केंद्र की योजना है, इतनी सारी जनजातियाँ सबके लिए है ये। जून 2025 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान से 9 वर्ष पूरे होने के लिए पूरे हो गए हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 9 जून 2016 को। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, यानी प्रधानमंत्री जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, गर्भवती महिलाएं को उनकी गर्भावस्था के दौरान उनकी देखभाल करना, और उसके लिए हमने अभियान शुरू किया था 9 जून 2016 को। तो उसके सफलतापूर्वक 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। उसी के तहत हमारे हर गांव में एक आशा बहू है कि वो जो गर्भवती महिलाएं उनकी सब जांच करवाती हैं सारी, और वहाँ तक उनको हॉस्पिटल तक, नज़दीकी सरकारी अस्पताल तक पहुँचाती भी हैं। और ये बहुत अच्छी योजना है और इसका लाभ भी दिखा है, सरकार की काफ़ी अच्छी योजना है ये। अप्रैल 2025 में सीमावर्ती गांव में समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को मंजूरी दी है? जो सीमावर्ती हमारे गांव हैं, जैसे कि पाकिस्तान के बॉर्डर से लगे हैं, चीन के बॉर्डर से लगे हैं, तो इन गांवों के लिए विकास को बढ़ावा देने के लिए जीवंत गांव कार्यक्रम सेकेंड जारी किया गया है। देखो होता क्या है कि बहुत बार पाकिस्तान के जो पास में गांव होते हैं तो वहाँ से पता चले कि ड्रोन मार दिया, मिसाइल, वो क्या नाम, वो रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट दाग दिया, तो उनको नुकसान होता रहता है, जन भागीदारी को बड़ा क्षति होती है। पता चले उनकी फसलें नष्ट हो रही हैं, उनके घर नष्ट हो रहे हैं। बहुत बार जब लड़ाई होती है तो सिविलियंस को निशाना, हमेशा ही पाकिस्तान सिविलियंस को ही निशाना बनाते हैं। तो उसकी वजह से वहाँ पर जो है वो लोग बहुत ही, उनके घर चले जाते हैं, उनकी खेती उजड़ जाती है। तो उनको फिर से खड़ा करने के लिए जीवंत गांव कार्यक्रम सेकेंड, यानी वो गांव को फिर से जीवित किया जाए, इसलिए योजना शुरू की गई है। मार्च 2025 में भारतीय कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक भागीदारिता योजना सांस्कृतिक मंत्रालय की, यानी कला और आर्ट एंड कल्चर को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की गई है। ये सांस्कृतिक मंत्रालय के तहत है। अब आप दूसरा क्वेश्चन आते हैं, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? देखो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को मिला है, जोएल मोएकर, फिलिप एलिगन, पीटर हार्वेट। इन तीनों लोगों को मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है ये।
नोबेल पुरस्कारों में दो चीज़ें तो बहुत पूछी जाती हैं, एक अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, एक शांति का नोबेल पुरस्कार। लिटरेचर का और पीस का बहुत पूछा जाता है। 3 नोबेल पुरस्कार मिला है इन 3 लोगों को, आप देख सकते हैं, जोएल एलियर, फिलिप एलिगन, पीटर हावर्ड। देखो जोएल कहाँ से हैं, यूएसए से हैं। फिलिप ये यहाँ से हैं यूके के, और पीटर हावर्ड ये कहाँ के हैं, यूएसए के। देखो भाई पूछ देता है कि किस देश से संबंधित हैं, बहुत बार पूछा गया। आप ये सोचिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसको मिला, वो किस देश के लिए मिला, किस खोज के लिए मिला, बस इतना बहुत पूछा जाता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इन 3 लोगों को मिला, संयुक्त रूप से दिया कब जाता है, 10 दिसंबर को, ऑस्लो नॉर्वे में। पुरस्कार किस वजह से मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे दिमाग में छाप लीजिएगा भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इनोवेशन, नवाचार में चलने वाली इकोनॉमिक ग्रोथ को समझने के लिए योगदान, यानी किसके लिए दिया गया है, नवाचार। आप जानते हो जैसे आप स्टार्टअप बनाते हो, स्टार्टअप आपने, छोटे उद्यमी जो होते हैं, छोटे स्टार्टअप होते हैं, तो उससे चलने वाली इकोनॉमी ग्रोथ, जो हमारी इकोनॉमी है वो छोटे स्टार्टअप पे ज़्यादा वो रहती है, डिपेंड है कि अगर छोटे स्टार्टअप ज़्यादा खुलेंगे, उनकी ग्रोथ अच्छी रहेगी, तो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ अच्छी रहेगी। सबसे ज़्यादा स्टार्टअप दुनिया में कहाँ पे हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स में देना है आपको। पुरस्कार राशि 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। अक्टूबर 2025 में भारतीय राज्य के 5 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग का प्रमाण पत्र दिया गया है। वो कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये तो ये समझ लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत ही पूछे जाते हैं। ब्लू प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले हैं श्री गोवर्धन रायगढ़ जिला, नागांव रायगढ़, फोरनाका पालघर जिला, गुहागर रत्नागिरी जिला, लाडघर रत्नागिरी जिला। ब्लू फ्लैग प्रमाण डेनमार्क स्थित फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन द्वारा दिया जाता है, प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल पुरस्कार है। देखो भाई कहाँ देती है, कौन सी संस्था देती है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। किस देश में दिया जाता है, ये भी बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। यह प्रमाण पत्र समुद्र तटों में 33 कड़े मानकों को पूरा करने के बाद दिया जाता है। पर्यावरण सुरक्षा, सूचना, स्नान में पानी की गुणवत्ता, पर्यावरण प्रबंधन और सुरक्षा और सेवाएं, ये मानदंड हैं, इनके तहत दिया जाता है। विश्व मानसिक दिवस 2025 कब मनाया जाता है, तो भाई ये मनाया जाता है आपका 14 अक्टूबर को। विश्व मानसिक दिवस 2025 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। उद्देश्य है, यह दिवस मानकीकरण के महत्व को जागरूकता बढ़ाने के लिए दिया जाता है। इसकी थीम क्या है, बेहतर दुनिया के लिए एक साझा दृष्टिकोण, सतत विकास, 70 लक्ष्यों के लिए भागीदारी पर ध्यान देना। देखो अब जो हमारा सतत विकास लक्ष्य 17 क्या है, देखो सतत विकास लक्ष्य पूछ लिए जाते हैं कि कितने लक्ष्य हैं, पहले में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, चौथे में क्या है। इसके लिए हम वीडियो बना के डाल देंगे, पूछे जाते हैं अच्छे खासे, और आपने पढ़ के भी जाओ। अक्टूबर 2025 में सेल्सस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो ये बने हैं पैट्रिक हरमनी, नए राष्ट्रपति बने हैं। अक्टूबर 2025 में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की सदस्यता ग्रहण की। IUCN का नया मेंबर कौन बना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन नया मेंबर बना है, तो वो बना है अर्मेनिया। IUCN का नया मेंबर कौन बना है, अर्मेनिया। गांठ बांध लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये यहाँ से बहुत आते हैं क्वेश्चन। अक्टूबर 2025 में अर्मेनिया ने अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की सदस्यता ली है। यह घोषणा अबू धाबी में IUCN के, जो अभी वहाँ पर IUCN की कांग्रेस चल रही थी, उसके दौरान हुई। इस सदस्यता में अर्मेनिया 2026 के लिए जैव विविधता सम्मेलन COP17 की मेज़बानी के लिए तैयारी में सहायता करेगा। COP17 की मेज़बानी जब होगी तो अर्मेनिया उसमें भागीदार रहेगा, सहायता करेगा। IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात। इसकी थीम क्या थी, यानी संरक्षण में परिवर्तनकारी शक्ति का सृजन करना।
भारत ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्टा हिंद 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? देखो तो भाई इसका आयोजन किया गया है पर्थ ऑस्ट्रेलिया में 13 से 26 अक्टूबर को। संस्करण चौथा था। इसमें क्या इम्पोर्टेंट है? इसमें इम्पोर्टेंट है कि भाई पहले तो ये कहाँ का है? भारत और ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक, आयोजन स्थल पर्थ है। फिर इसके बाद नेतृत्व किया था गोरखा राइफल्स की बटालियन ने। यह अभ्यास खुले और अर्ध रेगिस्तानी इलाकों के लिए कंपनी स्तरीय अभियानों के लिए केंद्रित था। इतना इम्पोर्टेंट है ये नहीं है। अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना के अंतर्गत नागालैंड की एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला रखी है? तो ये जो रखी है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत। इसके तहत ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मत्स्य से क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? ताज़ा मछली उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य? झींगा मछली उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ने मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत नागालैंड के एकीकृत एक्वा पार्क मोकोंग चुंग जिले में जू दी कोंग में रखी है। इसका क्या है कि प्राथमिक ध्यान मछली के बीज का उत्पादन करना है सब रहा। देखो प्रधानमंत्री मत्स्य योजना की शुरुआत हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सितंबर 2020 में। नोडल मंत्रालय है मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी मंत्रालय, ये भी इम्पोर्टेंट है। आयुषियन थिएटर मिलन पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय कौन सी बनी है? तो ये बनी है सोनाली घोष। आयुषियन थिएटर मिलन पुरस्कार 2025 मिला है सोनाली घोष को। पहली भारतीय है। पद क्षेत्रीय निदेशक कांचीजंगा राष्ट्रीय उद्यान आसाम में जो है। पुरस्कार राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण केंद्रों में दीर्घकालीन स्थिरता में नवाचार। इसका स्थल कहाँ मिला है? ये भी अबू धाबी मिला है। 17वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? ये मिला लगातार आलिया भट्ट को। लगातार 6वीं बार जीता आलिया भट्ट ने पुरस्कार। आलिया भट्ट को फिल्म जिगरा के लिए दिया गया नया रिकॉर्ड है। आलिया भट्ट सर्वश्रेष्ठ 6 बार पुरस्कार पाने वाली अभिनेत्री बन चुकी हैं। समारोह हुआ था अहमदाबाद की के एरिया में, इरना में। अन्य पुरस्कार देख सकते हैं आप कौन कौन से हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार अमिताभ बच्चन, आई वांट टू टॉक कार्तिक आर्यन, चंदू चैंपियन। सर्वश्रेष्ठ फिल्म लापता लेडीज लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड जीनत अमन, श्याम बेनेगल। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किरण राव, लापता लेडीज के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार रवि किशन, लापता लेडीज। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार छाया कदम, लापता लेडीज के लिए। सर्वाधिक पुरस्कार किसने जीते हैं? लापता लेडीज ने जीते हैं। अक्टूबर 2025 में देश में सबसे शक्तिशाली अंतर महाराष्ट्रीय बैलिस्टिक मिसाइल हवांसोंग 20 का अनावरण किसने किया है? तो भाई ऐसा करने वाला उत्तर कोरिया है। ये उत्तर कोरिया की अब तक की सबसे खतरनाक मिसाइल होगी जो लॉन्च किए। उत्तर कोरिया ने सबसे शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय मिसाइल ICBM हवांसोंग 20 का अनावरण किया। ये मिसाइल अनावरण सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया की 80वीं वर्षगांठ प्योंगयांग में आयोजित किया गया। देखो उत्तर कोरिया क्या करता है, परेड में जब होती है वहाँ पे कोई कार्यक्रम होते हैं तो हथियारों की परेड होती है। हवांसोंग 20 एक त्रिस्तरीय सॉलिड व्हील ICBM है जिसे हाई थ्रेड सॉलिड फ्यूल इंजन है जो हवांसोंग 18 से 40% ज़्यादा ताकतवर। देखो पहली जो श्रेणी की मिसाइल थी उसमें 40% अधिक ताकतवर मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 15,000 किलोमीटर है। देखो आप इतना याद कर लो, मिसाइल का नाम लॉन्च किया उत्तर कोरिया ने। ठीक, क्षमता कितनी है, कैसी मिसाइल है, बस इतना ही पूछा जाएगा आपसे। मेटा प्लेटफॉर्म ने अंडरसी केबल परियोजना वाटरवर्थ के लिए भारत में अपना पहला लैंडिंग स्थल चुना है। तो ये विशाखापत्तनम को चुना है, किसको चुना है? मुंबई को चुना है, दोनों को भाई, विशाखापत्तनम और मुंबई। मेटा प्लेटफॉर्म ने अंडरवासी केबल परियोजना वाटरवर्थ के लिए भारत में मुंबई विशाखापट्टनम को अपना लैंडिंग स्थल चुना है। मेटा भारत में लैंडिंग कार्य के लिए सिफी टेक्नोलॉजी को पार्टनर चुना है। वाटरवर्थ विश्व का सबसे लंबा अंडरसी केबल सिस्टम है जो अमेरिका, भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका को जोड़ेगा। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है आपसे परीक्षा में। यह केवल 50,000 किलोमीटर लंबा है और 2030 तक लाइव करने की योजना है इसको।
शुरू करने का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। SR अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।